आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं गोपीराम व्याख्याता हिंदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देपालसर से आप सभी के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में या इस शुभ अवसर पर प्राणायाम के जो मुख्य 6 से 7 प्रकार हैं उनको करके आपको दिखाऊंगा। आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास समय की कमी रहती है और इसी कारण हम स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। आज के इस युग में इतना कार्य, इतनी भागदौड़ होने के कारण स्वास्थ्य का अच्छा होना अति आवश्यक है और इसके लिए सबसे अच्छा, सस्ता, सुगम साधन है प्राणायाम। यदि आप कम से कम आधा घंटा प्राणायाम नियमित करते हैं तो आप स्वस्थ, तंदुरुस्त और फिट रहेंगे। यदि आपकी गंभीर बीमारियां हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटा से शुरू करके 2 घंटे तक यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारी का समाधान किया जा सकता है। अब ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए मैं आता हूँ अपने मुख्य विषय पर। तो प्राणायाम के जो प्रकार हैं उनका एक क्रम है। उस क्रम से यदि आप करते हैं तो अधिक फायदा या लाभ होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए, प्राणायाम शुरू करने से पहले 3-4 श्लोक ये आपको बोलने पड़ते हैं। यदि आप बोल सकते हैं तो ये भी प्राणायाम की ही एक कड़ी है। तो सबसे पहले हम इन श्लोकों से या इनके उद्बोधन से शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बार आपको ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है, जिसमें लंबे श्वास के साथ ओम की ध्वनि होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बाद गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सुरवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मुक्षेमा।
तत् स्वाध्याय मंत्र। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्ये कृवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। मैं समय को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से बता पाऊंगा। समय आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर प्राणायाम का कम से कम 5 मिनट समय अति आवश्यक है। इसके बाद आप अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार 5 से 10, 15, 20 मिनट तक प्रत्येक प्राणायाम को कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको क्या करना है, लंबे श्वास खींचने हैं और लंबे ही छोड़ने हैं। श्वास लेते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा जो शरीर का ऊपरी भाग है, जिसे हम चेस्ट या ब्रेस्ट कहते हैं, श्वास उसमें भरना चाहिए, अर्थात वो फूलना चाहिए, और फिर जैसे खींचते हैं वैसे ही वापस छोड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्रकार देखिए, आप जब श्वास भर रहे हैं तो ये हिस्सा जो है ये फूलना चाहिए। इसमें श्वास के अंदर जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पूरी की पूरी फेफड़ों में जानी चाहिए। ध्यान ये रखें कि इस प्राणायाम के करते समय पूरा श्वास जो आप खींच रहे हैं या जो ऑक्सीजन नाक के माध्यम से ले रहे हैं वो पूरी की पूरी फेफड़ों में जानी चाहिए। तो ये भाग उभार यानी उठना चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखें इसमें कि पेट है वो नहीं फूलना चाहिए, क्योंकि पेट में ऐसा कोई भाग नहीं है जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या पेट में ऐसा कोई अंग नहीं है जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सबसे मुख्य जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो होती है हमारे फेफड़ों की। यदि आपके फेफड़े मजबूत हो गए तो आप अस्थमा और अभी जो पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली महामारी जो विश्वव्यापी हो चुकी है, कोरोना, उसमें सबसे ज़्यादा आपके फेफड़ों की मजबूती की आवश्यकता है। तो इस प्राणायाम के माध्यम से आप अपने फेफड़े मजबूत कर सकते हैं। पहला तो यही है भस्त्रिका। इसके माध्यम से लंबे श्वास खींचें और अपने फेफड़ों में पूरा श्वास भरें, फिर उतना ही वापस छोड़ दें। एक बार पुनः देखें, श्वास जब मैं ले रहा हूँ तो ये भाग उभरेगा, उठेगा और छोड़ते ही वापस चला जाएगा। दोबारा देखें। फेफड़ों की मजबूती के लिए ये सबसे
अच्छा प्राणायाम है। इसके अलावा एक प्राणायाम और इसमें मैं और जोड़ देता हूँ जो फेफड़ों को और मजबूती देता है। इसमें देखिए कैसा है, इस प्रकार हाथों को वापस फैलाएंगे और सांस है वो भरेंगे। तो देखिए इस प्रकार हम श्वास को भरकर फेफड़ों में और हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। इससे हमारे फेफड़े हैं वो मजबूत हो जाएंगे और ऑक्सीजन की पूर्ण पूर्ति हो जाएगी। तो आज समय को देखते हुए सिर्फ मैं प्रतीकात्मक आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो भस्त्रिका प्राणायाम है, इसको आप 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट या 20 मिनट तक जैसा आपका सामर्थ्य है वो कर सकते हैं। ध्यान ये रखें, पहली बार आप श्वास बहुत तेज न खींचें और तेज न छोड़ें। धीरे धीरे श्वास को खींचते हुए अपने नियमित अभ्यास से आप इसकी गति और सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। ये तो था पहला हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है, कपाल कहते हैं मस्तिष्क को और भाति कहते हैं चमक, दीप्ति, आभा। यदि इस प्राणायाम को आप नियमित रूप से अच्छी तरीके से करेंगे तो आपके चेहरे की, आपके मस्तिष्क की कांति, आभा और चमक बढ़ जाएगी। तो आइए अब अगला प्राणायाम जो हमारा है वो कपालभाति वो करते हैं। इसमें देखिए ये जो भाग है नाभि के आसपास का, जिसे हम स्टोमक या पेट कहते हैं, इसमें आप क्या करेंगे कि श्वास के साथ ये आपके क्या होना चाहिए, पेट अंदर जाएगा। श्वास आपको सिर्फ श्वास छोड़ने की प्रक्रिया करनी है, बाकी ये अपने आप साथ साथ होता रहेगा। ध्यान ये रखें कि पहली बार आप बहुत तेज न करें, धीरे धीरे इसको स्टार्ट करें। जैसे शुरुआत में आप कैसे करेंगे, एकदम धीमी गति से। ये धीमी गति से। अब अभ्यास हो जाता है तो फिर आपको इसका थोड़ा तेज मध्यम गति से कर सकते हैं। वो कैसे, की मध्यम गति है। और आपका अच्छा अभ्यास हो जाता है, आपका प्राणायाम पर अच्छा एक तरीके से नियंत्रण हो जाता है, तब आप इसकी गति और भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, देखिए लेकिन ये ध्यान रखें कि आप पहली बार तेज़ गति से मत करें, ना करें। यदि आप ऐसी कोशिश करेंगे तो ये जो भाग है ये आपका दर्द करने लग जाएगा। जब तक आप पूर्ण तरीके से सीख नहीं जाएं तब तक गति का आप ज़रूर ध्यान रखें। पहले बिल्कुल धीमी गति से करें जैसा आपका शरीर सहन कर पाते हैं। एक बात आप विशेष ध्यान रखें, प्राणायाम करते समय
आप जिस भी मुद्रा में बैठ सकते हैं आप आसानी से बैठें, जिसमें सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, लाथी मार के बैठ सकते हैं। यदि आप कमर दर्द की शिकायत है या और कोई प्रॉब्लम है कि आप घुटने नहीं मोड़ सकते हैं, तो आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, या बेड पर बैठ कर के अपने पैरों को आगे रखें। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा है वो सुखासन, आलती फालती, और यदि पद्मासन में आप बैठ सकते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा उसका होगा। तो ये था हमारा कपालभाति। इसके बाद ये ध्यान रखें, आप जब भी प्राणायाम करें तो आपके शरीर में एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेकिन इतनी सीधी भी नहीं हो कि उसमें खिंचाव आ जाए। आराम की अवस्था में बैठना है। जब भी आप प्राणायाम करें, अपना शरीर जो इजीली आसानी से महसूस करें, उसी अवस्था में आपको करना है। जब आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, तो फिर ये आप अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अभ्यास के साथ ही इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये था, 2 कर लिए हमने, भस्त्रिका और कपालभाति। इसके बाद आपको करना है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है, इसमें 3 बंद लगते हैं, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। जालंधर बंद में क्या होता है, ये जो ठोड़ी है वो कंठकूप में लगती है। उड़ियान बंद में क्या होता है, ये पेट को खींचकर हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। और मूल बंद में क्या होता है, शरीर के नीचे के भाग को खींचकर ऊपर की ओर करते हैं। इन तीनों बंदों के साथ ये बाह्य प्राणायाम किया जाता है। तो थोड़ा सा अभ्यास के बाद ही करें। जब तक आप अभ्यास में निपुण नहीं हो तब तक इसमें ज़्यादा करने की कोशिश न करें। तो आइए देखते हैं बाह्य प्राणायाम। पहले श्वास को खींचेंगे, इस प्रकार तीनों बंदों के साथ आपको करना है। दोबारा देखो, पहले मैं श्वास खींचूंगा, श्वास खींचने के बाद छोड़ते हुए वापस गति से, फिर ठोड़ी को कंठकूप में, पेट को पीछे की तरफ, और मूल बंद यानी नीचे के भाग को ऊपर की ओर खींचते हुए। दोबारा देखें, ये 3 से 5 बार करें आप। श्वास को खींचो, इससे 3 बार कर सकते हैं आप। एक बार फिर देखें, श्वास को जितनी देर आप आराम से रोकें उतनी ही देर रोकना है, जाती नहीं करें। इसके बाद अगला है अग्निसार। इसमें श्वास को खींचकर बाहर छोड़ देते हैं और पेट को हिलाने के आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। ये अभ्यास के बाद ही आप कर पाएंगे, पहले आप इसकी ज़्यादा कोशिश न करें। देखिए, श्वास खींचेंगे, इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं अभ्यास के बाद। एक बार फिर देखिए, ये आपका बाह्य प्राणायाम। अग्निसार और बाह्य प्राणायाम के माध्यम से आप पेट से संबंधित जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। और देखिए, कि पेट जो अंदर जाना, हिलना, ये तभी होगा जब आपका पेट एकदम नरम हो जाएगा, आपकी आवश्यकता के अनुसार अंदर बाहर
जा सकेगा। यदि पेट नरम नहीं है तब ये प्राणायाम मुश्किल हैं। ये भी आप अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। इन दोनों प्राणायाम को आप 1, 2, 3 से शुरू करके 5 या 7 बार कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला है जो अनुलोम विलोम। ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको 10 सेकंड में ये पूरा करना होता है। 2.5 सेकंड में सांस खींचेंगे, छोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ से 2.5 सेकंड में लेंगे और छोड़ेंगे। तो इसमें देखिए इस प्रकार एक तरफ की, जैसे दाईं नाक को बंद किया और बाईं से सांस लेंगे, फिर इस तरफ से छोड़ देंगे, फिर वापस खींचेंगे इधर से, इस प्रकार ये एक चक्कर पूरा हुआ। इसमें श्वास को वही है, खींचते वक्त आप ध्यान रखें फेफड़ों में जाए, लंबा खींचे, जितना लंबा कर सकते हैं तो और अच्छा है। अनुलोम विलोम के माध्यम से मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, विकृतियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। मस्तिष्क की जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो पूर्ण रूप से इसके माध्यम से हो सकती है। सिर दर्द है, सिर भारी रहना है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अनुलोम विलोम के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। और आँखों की ज्योति के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे यदि आप इन सभी प्राणायाम को सीक्वेंस से या श्रेणी से करेंगे तो हर प्रकार की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ये वास्तविकता है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। तो अनुलोम विलोम आपने देख लिया। इसके बाद अगला है वो है आपका भ्रामरी। भ्रामरी में जैसा कि नाम है, ब्रह्मर से भ्रामरी बना है। तो जिस प्रकार ब्रह्मर की गुंजन आती है, ठीक वैसे भी हमें भी करना है, ताकि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, वेन्स हैं, उनमें एक तरीके का सा कंपन हो और उनमें यदि किसी प्रकार का अवरोध हो तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई से दूर हो सकता है। इसकी जो स्थिति है वो कैसे करनी है आपको, पहले दोनों अंगूठों से ये जो नाक के पोर हैं उनको एकदम से कान वाली पोरों को दबाकर रखना है और इसके बाद ये 3 अंगुली मस्तिष्क पर आएंगी। तो इस मुद्रा को आप देखिए उसके हिसाब से, और इसमें श्वास भेजेंगे और फिर खींचने के बाद ब्रह्मर की गुंजन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे कान के इन दोनों पोरों को हम दबाते हैं, बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये 3 अंगुलियां मस्तिष्क पर और ये यहाँ नाक पर। इस प्रकार आप ये पोजीशन आप करेंगे, ऊपर की तरफ रखकर आंख के 3 अंगुलियों से ढक देंगे और मस्तिष्क पर ये रहेंगे। तो पहले श्वास भरेंगे, फिर गुंजन करेंगे। दोबारा श्वास खींचकर इसके बाद आंख नहीं खोलनी है, इसके तुरंत आपको उद्गीत करना है ओम का उच्चारण लंबा।
अ इसके बाद 1 मिनट आपको सांस इतना धीमा लेना है कि हमें शरीर को भी पता नहीं चलने। धीरे सांस को छोड़ना और लेना, और ध्यान है वो मस्तिष्क में केंद्रित रखें, आज्ञा चक्र में। इस प्रकार 1 मिनट बिल्कुल शरीर को इस अवस्था में चला जाना है कि जैसे हम शरीर में नहीं हैं। और इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए और आँखों को मलते हुए आँखों को खोलना है। ये ध्यान रखें, सीधी आँखें न खोलें, क्योंकि लंबी आँखें बंद रहने के बाद आँखें हैं वो ढंग से देख नहीं पाएंगी। और 3 बार आप स्पर्श करेंगे। ओम ओम ओम। तो ये हो गए आपका, इसमें लगातार 3 हो गया, भ्रामरी, उद्गीत, और 1 मिनट के लिए श्वासों के अंदर केंद्रित करना। इसके बाद आजकल एक समस्या और ज़्यादा है, थायराइड की बहुत प्रॉब्लम है, कंठ से संबंधित आवाज़ का खराब होना और कंठ बार बार खराब होना। इसके लिए अगला जो प्राणायाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के माध्यम से आप अपने कंठों को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपने कंठों के माध्यम से अपनी आवाज़ को सुरीली या अच्छी बनाए रख सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो फ़ायदा इसमें है वो है आपका जो थायराइड की समस्या आती है कंठों में, उस पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। ये सब मैंने पिछले कुछ 10-15 साल से करके सब कुछ देखा है। हर बीमारी का इससे इलाज किया जा सकता है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। यदि आप बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से पीड़ित है तो आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। आप आधा घंटे से इसका इलाज नहीं कर सकते, और वो कम से कम 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक आप करेंगे तो ये मेरा दावा है, हर बीमारी पर नियंत्रण और ठीक किया जा सकता है। उसमें नियमितता ज़रूरी है, उसमें खान पान का भी ध्यान रखना है, उसमें आपको सुबह सुबह वॉकिंग करने भी आवश्यकता है। हर बीमारी के जो अपने लक्षण हैं उनके हिसाब से हमें इन प्राणायामों के साथ साथ और आपके जो आसन हैं वो भी कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम वो भी कर सकते हैं। जो आसन हैं उसमें सबसे अच्छा आप सूर्य नमस्कार के जो 12 पोज हैं वो कर सकते हैं, जोगिंग के 12 पोजा वो कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको अभी इस वीडियो में थोड़े बता दूंगा, जो हाथों से, कंधे से संबंधित और पैरों से संबंधित है। लेकिन जो मैं चर्चा कर रहा था उज्जाई प्राणायाम, ये आपके कंठों के लिए, तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या करते हैं, कंठों को टाइट करके श्वास को खींचते हैं और फिर बाईं नाक से श्वास को छोड़ देते हैं। तो देखिए जितनी देर श्वास को आप
आसानी से रोक सकें उतना ही करना है, ज़बरदस्ती नहीं करें। एक बार पुनः देखें, कंठों को टाइट करके सांस को खींचना है, फिर जितनी देर रोक सकते हैं रोकने के बाद, खींचने के बाद आपको ठोड़ी को कंठ खूब के लगाना है। देखो दोबारा। ये 3 से लेकर के आप 5-7 बार कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद इस आसन को करने के बाद आपको सिंहासन भी करना है इन कंठों के लिए। इसमें क्या होता है, सिंहासन आप जानते हैं जैसे शेर डांटता है वैसे ही और इसके बाद कंठों को इस प्रकार हल्का हल्का थोड़ा मसलें और थूक का वो अंदर जाना चाहिए ताकि कंठों की जो गीलापन हुआ तो इसे हो जाए। ये तो थे हमारे प्राणायाम। प्राणायाम की जो कड़ी थी मैंने विशेष रूप से, यदि आप इतने प्राणायाम जिस सीक्वेंस से आपको बताए हैं उससे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हर बीमारी का इलाज किया जा सकता। अभ्यास के बाद आप न्योली क्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अभ्यास के बाद ही ये संभव है, ये ध्यान रखें। पहले जब तक अभ्यास नहीं हो आप इसकी कोशिश न करें। तो देखिए इसमें क्या होता है, श्वास को खींचकर बाहर छोड़ देते हैं, फिर पेट को अंदर की तरफ इस प्रकार से गोल बनाकर अंदर खींचते हैं और फिर घुमाते हैं। इस प्रकार दोबारा देखें। इस प्रकार ये अभ्यास के बाद ही होगा, ये ध्यान रखें। न्योली क्रिया के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इसके बाद पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। इस प्रकार आप अपने दोनों पैरों को सीधा आगे रखें। सबसे पहले अंगुली और अंगूठे उनको धीरे धीरे हिलाएं। इसके बाद पैरों को पंजों को पूरा आगे खींचें पीछे लें, पूरा आगे खींचें पीछे लें। इस प्रकार 5 से 10-15 तक आप कर सकते हैं पैरों की एक्सरसाइज के लिए सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद गोल गोल घुमाएं दोनों पैरों को साथ साथ। फिर अपोजिट साइड से, यानी दोनों तरफ से आपको घुमाना है, पहले इस तरफ से तो फिर दूसरी तरफ से। 5, 10, 11 जितना आप कर सकते हैं। फिर सिंगल, दोनों को एक एक करके इस प्रकार घुमाएं और इसी प्रकार फिर अपोजिट साइड से विपरीत दिशा से भी इनको घुमाएं। इसके बाद फिर पैरों को इस प्रकार दोनों साइडों में पटकते हुए टच करने की कोशिश करें। ये पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, जिससे हमारे पैरों की जो नसें हैं उनमें खिंचाव या पैरों में जो दर्द होता है उसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद पैर को आगे पीछे आगे पीछे इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद हल्का सा पैरों को इस प्रकार ऊपर नीचे पटकें। तेज गति से शुरुआत में न करें, ये ध्यान रखें। इसके बाद एक पैर को ऐसा रख करके ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर को रख करके इस प्रकार पैरों के करके, फिर इसके बाद पैरों को फैला करके आप इस प्रकार हाथों के माध्यम से
ये एक्सरसाइज भी पैरों के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद है तितली, बटरफ्लाई। दोनों पैरों को, घुटनों को, पैरों को पगतलियों मिलाते हुए और इस प्रकार जितना आप कर सकते हैं यथासंभव करने की कोशिश करें। ये तो थे पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। जब आप कभी प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से भी शरीर को रिलीफ दे सकते हैं। इसके बाद हाथों के लिए, दोनों हाथों को आगे फैलाएं और इस प्रकार अंगुलियों को आदि मोड़ते हुए, इस प्रकार पंजों को आधी अंगुलियों को मोड़ते हुए फैलाएं, मोड़ें, फैलाएं, मोड़ें। इसके बाद पूरी अंगुलियों को पीछे, इसके बाद पहले अंदर की ओर मुट्ठी बंद करके, फिर ठीक विपरीत दिशा में इस प्रकार। ये हाथों के लिए, कमर के लिए और कंधों के लिए। इसके बाद हाथों को फैला करके साइड से और फिर दोनों हाथों को आगे से भी। इसके बाद कंधों के लिए पहले आप ऐसा कर सकते हैं, फिर अपोजिट साइड से, दोनों साइड से घुमाना है। इस प्रकार करने के बाद फिर यहाँ बड़ा शून्य बनाते हुए और फिर विपरीत दिशा से इस प्रकार। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत फायदेमंद है, जब आप बैठे हों, बैठे बैठे इनके कर सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से श्वास को खींचते हुए इसके बाद कैंची लगा कर के पीछे रखें, हाथों को आगे दिखा दें, गर्दन को पीछे। फिर इसी प्रकार दोनों तरफ से कनपट्टी को दबाते हुए एक दूसरे के विपरीत दबाव। फिर कैंची लगा करके आगे, हथेली पीछे की तरफ, गर्दन आगे। तो ये थे पैरों के लिए और हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। इसके अलावा बहुत से आसन हैं और भी एक्सरसाइज हैं, जिसमें 11 से 12 आपकी जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है वो हैं, और आसनों की तो कोई सीमाएं नहीं है। आप अपने शरीर में जो बीमारियां हैं, जो दिक्कत हैं, जो परेशानियां, उनके अनुसार उन आसनों को करना होता है। कमर दर्द के लिए जैसे मृकटासन, भुजंगासन, और इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन समय का ध्यान रखते हुए आप सभी को मैंने अपने अभ्यास से जो मैंने सीखा, जो मैंने अनुभव किया, उसको साझा करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से यदि आप ये इतना भी कर लेते हैं तो हर बीमारी पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। योगा आज की आवश्यकता है। योग करें योग, रहें निरोग, रहें स्वस्थ, रहें मस्त। मेरी आप सभी देखने वालों से यही अपेक्षा है, यही आशा है कि आपने ध्यानपूर्वक देखा, सुना और समझने की कोशिश की। हालांकि आजकल गूगल पर और यूट्यूब पर सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमें उनको देखकर या किसी के सानिध्य में सीखकर योग प्राणायाम करना ज़रूर सीखें। एक स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ तन के लिए, अच्छे विचारों के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छे संस्कार के लिए, इन सभी के लिए आज के इस जीवन में पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए, जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए इन सभी की आवश्यकता है। पुनः आप सभी का आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत
धन्यवाद।